नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मई 2018 की बात है। कर्नाटक असेंबली के नतीजे आए थे। भारतीय जनता पार्टी 224 के सदन में 104 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और वो 80 सीटों पर सिमट करके रह गई थी। यानी जनता ने उनको नकार दिया था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरीके से जनादेश दिया था। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 9 सीट दूर रह गई थी। सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में 113 सीटें चाहिए होती हैं। कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली जेडीएस को 37 सीटें मिली थी और पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले उनको 3 सीटें कम ही मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी एचडी देवगौड़ा कुमारस्वामी से जाकर के बातचीत करे, उनको ऑफर करे कि आप डिप्टी सीएम का पद ले लो। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने जेडीएस को मुख्यमंत्री पद ऑफर कर दिया। यानी 80 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटें जीतने वाली जेडीएस को मुख्यमंत्री का पद ऑफर कर दिया और बाप बेटा ने वो स्वीकार भी कर लिया। कांग्रेस के सपोर्ट से कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए और भारतीय जनता पार्टी टापती रह गई। यानी वो अपना मुख्यमंत्री बना ही नहीं पाई और कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उस अवसर पर बेंगलुरु में पूरे विपक्ष का एक जमावड़ा हुआ था। सब बड़े खुश थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से आखिर रोक ही दिया। भले ही भारतीय जनता पार्टी 224 के सदन में 104 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हो, पर हमने उसे रोक दिया है। और ये भाव विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सदमा था। ऐसी स्थिति में भी, जबकि गवर्नर भी उनका कर्नाटक में अपना था, इसके अलावा केंद्र में सरकार भी प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी की थी, फिर भी विपक्ष ने कर्नाटक में उसको सरकार बनाने का मौका ही नहीं दिया और जेडीएस को आगे करके वहां पर सरकार गठित कर ली। दूसरी घटना हुई महाराष्ट्र में, इसके करीब करीब 1.5 साल बाद। ये मई 2018 की बात है और वहां पर नवंबर 2019 को एक घटना घटी। लोकसभा का चुनाव मई में हुआ था और विधानसभा के चुनाव हरियाणा के साथ अक्टूबर में हुए थे। मई में भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े थे। नवंबर में भी, अक्टूबर में भी विधानसभा का चुनाव साथ ही मिलकर के लड़े थे। जैसे लोकसभा चुनाव में सबको पता था कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा, उसी तरीके से महाराष्ट्र की जनता को पता था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को उन्होंने पूर्ण बहुमत दिया, 160 से ज्यादा सीटें दी। लेकिन जब उद्धव ठाकरे और उनके सलाहकारों ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी 288 के सदन में 105-6 सीटों पर सिमट करके रह गई है, तो उनको लगा कि ये अब किसी दूसरे के साथ समर्थन के बिना, निर्दलियों या छोटे मोटे दलों के सहयोग से अपनी सरकार बना नहीं सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने एक चाल खेली, बल्कि मैं कहूंगा कि शरद पवार ने एक चाल खेली। उद्धव ठाकरे के कान भर दिए और कहा कि आप इनका गठबंधन के से बाहर निकल करके आओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस का भी सपोर्ट दिलाएंगे और
आप मुख्यमंत्री बन जाओ। उद्धव ठाकरे ने यही किया। 25-30 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया और वो दो ऐसी पार्टियों के साथ चले गए जिनको महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष में बैठने का आदेश दिया था। कांग्रेस पार्टी को 288 के सदन में 44 सीटें मिली थी और शरद पवार को 54 सीटें मिली थी। 56 सीटें उद्धव ठाकरे को मिली थी, शिवसेना को मिली थी। ये तीनों मिलकर के सरकार गठित करने में कामयाब हो गए और लगभग वैसा ही सीन मुंबई में भी क्रिएट किया गया जैसा बेंगलुरु में किया गया था। खुशियां मनाई जा रही थी कांग्रेस के खेमे में, उद्धव ठाकरे के खेमे में और शरद पवार के भी खेमे में। भारतीय जनता पार्टी को साल डेढ़ साल के भीतर ये दूसरा बड़ा झटका विपक्ष की तरफ से मिला था। और साहब, दो लगातार झटके और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाई। केंद्र में अपनी सत्ता होने के बावजूद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री और अमित शाह के गृह मंत्री होने के बावजूद, वो जो एक टैग लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से, चाल, चरित्र और चेहरा, वो उसके संकोच में, इस डर से, जग हसाई के डर से कुछ नहीं कर पाए कि साहब लोग कहेंगे कि इन्होंने तो अपना चाल, चरित्र और चेहरा वाली जो परिपाटी थी, जो कल्चर थी, वो छोड़ दी सत्ता के लिए। उसके बाद हमने कई राज्यों में देखा है, पूर्वोत्तर में भी देखा है और कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी देखा है। महाराष्ट्र में तो सबने देखा है कि शिवसेना में बगावत के बाद एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनवाया और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। और वहां उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी गई, पार्टी भी टूटी, सिंबल भी छीना और जो साख थी वो भी मिट्टी में मिल गई। और चूंकि इन्होंने अपनी विचारधारा बदल दी थी, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा तो हिंदुत्व की थी, कांग्रेस और एनसीपी तो हिंदुत्व विरोधी ही रही है हमेशा, तो उनकी गोद में जाकर के ये बैठ गए तो इनके बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे एमपी टूट गए। उन्होंने सोचा कि अगला चुनाव जब भी हम फेस करेंगे बुरी तरह हारेंगे, मारे जाएंगे, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर ही जीत करके आए थे। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ गई थी कि जो कुटिल राजनीति कर रहा है विपक्ष, जो कांटा उनकी राह में बो रहा है, उस कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है और कुटिलता का जवाब कुटिलता से, बल्कि उससे भी ऊपर की कुटिलता से ही दिया जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में न केवल दोबारा सरकार बनी, बल्कि शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, कांग्रेस पार्टी हो, वो एक तरीके से अभी के विधानसभा चुनाव में मटियामेट हो गई। इन तीनों घटक दलों में उद्धव ठाकरे को ही 20 सीटें मिली हैं विधानसभा की, बाकी सबको उससे नीचे ही मिली हैं। और भारतीय जनता पार्टी को उनके सहयोगियों के साथ मिला लें तो 235 से ज्यादा सीटें मिल गई 288 के सदन में। लोकसभा चुनाव में जरूर झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर से, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अभूतपूर्व एक समर्थन हासिल करके फिर से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। और कर्नाटक में भी एचडी कुमारस्वामी उस समय कांग्रेस के झांसे में आ तो गए, लेकिन बाद में हमने और आपने देखा कि कैमरों पर रोते थे वो भी और एचडी देवगौड़ा भी कि हमें तो क्लर्क बना कर रख दिया है, असली सत्ता की बागडोर तो कांग्रेस ही संभाले हुए है, हम केवल मुख्यमंत्री का पद लेकर के फंस गए।
बाकी तो सारा शासन वही चला रहे हैं पर्दे के पीछे से। वो भी सरकार टूटी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की बीच में ही वापसी हुई और जेडीएस के विधायक भी टूटे, कांग्रेस के विधायक भी टूटे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की समझ में ये बात आ गई कि सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं और निकलता भी नहीं है। इसलिए उसने कुटिलता का जवाब कुटिलता से ही देने का फैसला किया। कई राज्यों में सरकारें बनाई और वहां पर दूसरे दलों की सरकारें गई, बाहर का रास्ता दिखाया उनको। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की है। ऐसे भी वहां पर कुछ राज्य हैं जहां कभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या उनके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं। ये विपक्ष की समझ में अब बात आ गई है। अब आते हैं दिल्ली पर। जेपी नड्डा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ ऐलान किए। और ये ऐलान क्या थे? उन्होंने जो केजरीवाल दांव चल रहे थे फ्रीबीज का, महिलाओं को भी मैं 2100 रुपया महीना दूंगा, पुजारियों को भी 18,000 रुपये वेतन देंगे, ग्रंथियों को भी देंगे, और अपने इससे पहले कार्यकाल में ये जो इमाम थे, जो मुल्ला मौलाना थे, उनको भी 18,000 रुपये महीना वेतन दिया करते थे। लेकिन तब उनको इसलिए देते थे क्योंकि मुसलमानों के वोट मिल रहे थे। इस बार ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि अरविंद केजरीवाल वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, तिरुपति भी जा रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं, यहां भी हनुमान मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, ग्रंथियों को, पुजारियों को भी वेतन देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को भी 2100 रुपए का लालच दे रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि इस बार का चुनाव उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, बल्कि बेहद मुश्किल है, पेचीदा है। तो अरविंद केजरीवाल हर तरह के दांव पेंच आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे तरीके से जानती है, समझती है, जान चुकी है कि भाई 2014, 2019 और 2024 तीनों लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने सातों की सातों सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाली हैं। इसका मतलब वो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को पसंद तो करते हैं, पर चूक कहां हो रही है, और इसको मैं चूक भी नहीं कहता, जो वो चाल चरित्र चेहरे वाली जो पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, बस उसी के तहत संकोच में वो सिमटी हुई थी। लेकिन ये संकोच तो कर्नाटक की और महाराष्ट्र की घटनाओं ने खत्म कर दिया इनका। वहां इन्होंने ना केवल डिच करके बनाई गई सरकारों का तख्ता पलटा एक तरीके से और अपनी सरकारें बनाई, बल्कि अब दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की इस फ्री बीज की कुटिल राजनीति का जवाब देने के लिए ये भी उसी दलदल में उतर गए हैं। उसी लैंग्वेज में, उसी सोच और उसी कुटिल राजनीति का जवाब उसी की भाषा में देने का फैसला कर लिया। जो इन्होंने घोषणाएं की हैं, जेपी नड्डा ने, ये महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति महीने महिलाओं को 2,500 दिए जाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम 2100 देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 2,500 देंगे। ये भी इन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 की सब्सिडी दी जाएगी, गरीब परिवारों को होली दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। अब यहां पेच आकर के थोड़ा सा फंसता है और सवाल भी खड़े होते हैं। भाई, दिल्ली में हालांकि मुस्लिम परिवारों की आबादी उतनी नहीं है कि बहुत ज्यादा चिंतित हुआ जाए, लेकिन 6-7 विधानसभा क्षेत्रों में तो है। और ये भी आरोप लगते हैं कि भाई मुस्लिमों की आबादी बड़ी तेज गति से बढ़ती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस 21,000 रुपए को पाने के लिए ये आबादी थोड़ा और तीव्र गति से बढ़नी शुरू हो जाए, ये खतरा है एक। फिर आगे देखिए,
70 साल से अधिक आयु के लोगों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। 60 से 70 साल के लोगों की पेंशन 500 रुपए की और बढ़ा दी जाएगी। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को और दिव्यांगों व विधवा महिलाओं को 2,500 के बजाय अब 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। और दिल्ली में अटल कैंटीन योजना लॉन्च की जाएगी। इसके तहत झुग्गी झोपड़ी इलाके में 5 रुपए में स्वादिष्ट भोजन दिया जाएगा, भरपेट भोजन दिया जाएगा। ये घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। और जेपी नड्डा ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि ये पहला घोषणा पत्र नहीं है, अभी 2 और आएंगे। तो वो 2 क्यों आएंगे? क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का भी आना है, ये और बढ़ चढ़ करके घोषणाएं करेंगे, और कांग्रेस पार्टी का भी आना है। तो संभवतः इनके घोषणा पत्र सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और 2 घोषणा पत्र जारी करेगी। ये होती है टिट फॉर टैट वाली, जैसे को तैसा वाली, बल्कि मैं कहूंगा कि ऐसी की तैसी वाली राजनीति। लेकिन इसमें चिंताएं भी छिपी हुई हैं। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, और जब राज्यों के सिर पर कर्जा होता है तो वो देश के सिर पर भी कर्जा होता है। और अगर इसी नीति पर, इसी कुटिल नीति पर सारी पार्टियां चलने लगेंगी और भारतीय जनता पार्टी भी चलने लगेगी, जिसके 14 राज्यों में तो अपने मुख्यमंत्री हैं और 7 राज्य ऐसे हैं जहां इनके सहयोगियों के मुख्यमंत्री हैं, तो भाई ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये चीजें कहां जाकर के थमेंगी। और सारे राज्यों में और सारी पॉलिटिकल पार्टियां अगर सब कुछ फ्री देने पर उतर आएंगी तो लोगों को फिर नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, हाथ पैर हिलाने की जरूरत ही नहीं है, किसी की चाकरी करने की जरूरत नहीं है। फिर तो किसान भी कहेंगे कि भाई जब आप शहर शहर के लोगों को दे रहे हैं तो हमें भी दो। मजदूर भी कहेंगे, दूसरे पेशे में लगे हुए लोग भी कहेंगे। इसका अंत कहाँ होगा? पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी डेस्परेट है। उसको पता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में ऑलरेडी 10-11 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। इनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के, घोटालों के, गड़बड़ियों के। कई एजेंसी जांच पड़ताल कर रही है। शराब घोटाले में ऑलरेडी 5.5 महीने जेल में रह करके आ रहे हैं, और मनीष सिसोदिया भी 1.5 साल से ऊपर जेल में रह करके आ रहे हैं। संजय सिंह 6 महीने रह करके आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन तो 2-2.5 साल रह करके आ रहे हैं। तो लोगों को पता है कि ये कट्टर ईमानदार तो नहीं है जैसा ये दावा करते थे। इन्होंने दिल्ली का भी विकास नहीं किया है, इसका भी भंडाफोड़ हो गया। मोहल्ला क्लिनिकों की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, पोल्यूशन की क्या हालत है, पेयजल की क्या हालत है, यमुना की क्या हालत है, सबके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। रिस्क है, बड़ा रिस्क है, आलोचनाओं का उसको भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इनका बोरिया बिस्तर बंधवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम दिल्ली में इस रास्ते पर आगे बढ़ गई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।